और एक विशेष आयोजन यहाँ पर किया गया, आप उसके अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साहित्य जगत के लिए यह एक स्मरणीय दिन है और रेणु की पुण्यतिथि है। 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हुआ था और ठीक ही अभी साहित्य अकादमी के माननीय अध्यक्ष कौशिक जी ने कहा कि साहित्य समसामयिक भी होता है और शाश्वत भी होता है साथ साथ। तो रेणु ने जिन सवालों को उठाया था अपने साहित्य में, मैला आंचल में, फर्जी कथा में, वे सवाल उस समय के भी थे और आज के भी हैं। अब मैं बहुत फिर से देखता हूँ रेणु के साहित्य को तो मुझे अद्भुत बातें दिखाई पड़ती हैं जो उस समय शायद लोगों ने कल्पना नहीं की थी। कोविड जब आया तो कोविड के समय सब लोगों ने महसूस किया कि अस्पताल हमारी प्राथमिकता है और मैला आंचल की शुरुआत ही होती है अस्पताल खोलने से। आप समझिए इस पक्ष पर कभी विचार नहीं हुआ। हिंदी के आलोचकों ने भी विचार नहीं किया कि अस्पताल खुल रहा है गांव में, कि कोई बड़ी क्रांति होने जा रही है, लेकिन रेणु की नज़र वहाँ थी। 21 वर्ष 19 से लेकर 21 तक जो झेला देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर के लोगों ने इस त्रासदी को झेला और तब अनुभव हुआ कि अस्पताल हमारे लिए, स्वास्थ्य मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। मैला आंचल की शुरुआत वहीं से होती है। मैला आंचल की कथा ही शुरू होती है कि बेरीगंज में अस्पताल खुल रहा है, गांव के लोग जमा होते हैं वहाँ। तो इस पर इसका पूरा मूल्यांकन होना चाहिए, इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया था। दूसरी बात कि रेणु का साहित्य सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक आईना है। तो सामाजिक रेणु के समाज शास्त्र पर तो बहुत विचार हुआ। कई समाज शास्त्रियों ने कहा कि जो साहित्य का समाज शास्त्र होता है तो समाज शास्त्र का अध्ययन साहित्य के माध्यम से कैसे हो, पश्चिम में भी इसकी चर्चा हुई। अमेरिका में सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, इस पर बहुत काम हुआ। तो जिन लोगों ने सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर बात की मैला आंचल को रखकर सामने, उन्होंने भी महसूस किया कि इसका जो राजनीतिक पक्ष है वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। और राजनीतिक पक्ष वो है कि पहली बार मैला आंचल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनोदशा का चित्रण हुआ है। आप आज अनुभव करेंगे कि सभी दलों में, राजनीतिक दल हैं, उन दलों में कार्यकर्ताओं की क्या उपेक्षा होती है, क्या त्रासदी उनको भोगनी पड़ती है, आप महसूस कर रहे हैं ना। इस पर कभी अध्ययन नहीं हुआ है। तो रेणु पहले लेखक थे जिन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की समस्या को उठाया कि कितने निराश हो जाते हैं एक पार्टी का झोला ढोते ढोते और क्या उनकी मनोदशा हो जाती है। तो एक नई खिड़की खुलती है राजनीतिक समस्याओं पर, राजनीतिक दलों के चरित्र पर विचार करने के लिए। कालीचरण है, वामपंथी दल का है, लेकिन निराश हो जाता है कालीचरण। इसी तरह गांधीवादी कोई एक पात्र है उनका, वो भी निराश हो जाता है गांधीवादी का है। और अंत में गांधी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला चरित्र नायक है बावन दास, वो तो शहीद हो जाता है, किसकी हत्या हो जाती है। तो राजनीति का ये चरित्र जो क्रूरता में तब्दील हो जाए, इस पक्ष पर भी विचार होना चाहिए। ये रेणु की समसामयिकता है। आज भी रेणु हमारे लिए प्रासंगिक है, जो उस समय से आज भी बरकरार है। तो इन पक्षों पर रेणु को बार बार पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहा अध्यक्ष जी ने और हमारे साहित्य अकादमी के सचिव ने भी कहा कि एक जो समग्र भारत है रेणु के भीतर, गांव है तो गांव उत्तर भारत का गांव है और दक्षिण भारत का गांव है। गांव के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। कहाँ उन्होंने राव साहब ने कोट किया कि 12 बरन के लोग उस गांव में रहते हैं। और 12 बरन को समझने का जो समाज शास्त्र है, ये जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है भारतीय समाज में, उसमें क्या कैसे बिखराव आया है, कैसे प्रतिद्वंदिता बढ़ी है और कैसे क्योंकि मैला आंचल में जब गांव के झगड़े होते हैं तो लक्ष्मी कोठारिन है कबीर मठ की, तो पंचायत करती है, भंडारा होता है,
अलग अलग मोहल्लों के झगड़े हैं उनको ख़त्म करती है, एक साथ बैठाती है सबको खाने के लिए। तो ये मेल मिलाप भी है, तो सामाजिक जीवन का एक चित्र है। और इन तमाम दृष्टियों से रेणु पर विचार होना चाहिए और उनका मूल्यांकन होना चाहिए कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की समस्या क्या है। आज जो बिखराव आ रहा है दलों में, अलग अलग दलों में, वो क्यों है? ये नब्ज पकड़ ली थी रेणु ने उस समय जब मैला आंचल लिख रहे थे, क्योंकि स्वयं रेणु एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया था और फिर साहित्य की ओर आए थे, राजनीति की ओर नहीं गए, धन्यवाद सर। साहित्य की ओर आए। बड़ी उपलब्धि। और मैला आंचल जब छपा तो ये भी अद्भुत बात है कि कोई पहली पुस्तक, रेणु की कहानियाँ भी छपती थी पत्र पत्रिकाओं में उन दिनों, लेकिन कहानी संग्रह नहीं पहले छपा, मैला आंचल नामक उपन्यास छपा। क्यों? कि रेणु के भीतर एक बेचैनी थी, क्योंकि उनके भीतर एक जो बड़ी दुनिया थी, अनुभव का बड़ा संसार था, उसको उपन्यास के माध्यम से वो व्यक्त कर सकते थे। कहानियाँ, ठुमरी जो संग्रह है वो संग्रह बाद में प्रकाशित हुआ, लेकिन मैला आंचल पहले हुआ, क्योंकि जो अनुभव का बड़ा संसार था उसको एक बार ही वो व्यक्त करना चाहते थे, रखना चाहते थे। और इसलिए हम रेणु के साहित्य को बार बार जब पढ़ेंगे, उनका मूल्यांकन होगा, पुनर्मूल्यांकन होगा, पढ़ते खुलती जाएंगी, जिसकी ओर आपने कौशिक साहब ने इशारा किया, वो पढ़ते खुलेंगी तो नई नई चीज़ें आएंगी। आज जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी को अपने उस लेखक से परिचित कराएं, ये परिचय बढ़े। साहित्य की यही सार्थकता होती है और किसी लेखक की। धन्यवाद।